हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आज हम डिस्कस है वो करने जा रहे हैं। देखो, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। यानी टूजो विल्सन जो एक कनाडा के भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्लेट शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल है वो किया था इन 1965। सन 1967 में पी मैकेंजी और RL पार्कर ने प्लेट विवर्तनिकी का ताना बाना है वो मूल तत्वों का ताना बाना बुना। प्लेट विवर्तनिकी को एक सिद्धांत के रूप में, यानी प्लेट विवर्तनिकी को एक सिद्धांत के रूप में, एक थ्योरी के रूप में सबसे पहले प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मॉर्गन ने 1967 में प्रस्तुत है वो किया। ठीक है, कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया टूजो विल्सन ने इन 1965 में, और 1967 में पी मैकेंजी और RL पार्कर ने प्लेट विवर्तनिकी के मूल सिद्धांतों का ताना बाना बुना। लेकिन इसको एक सिद्धांत के रूप में इन 1967 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मॉर्गन ने प्रस्तुत किया। अब आउटलाइन ऑफ द थ्योरी, यानी इस थ्योरी की आउटलाइन क्या है, यानी सिद्धांत की रूपरेखा। पृथ्वी का ठोस स्थलीय भाग, यानी पृथ्वी का सॉलिड जो पार्ट है, जिसको हम लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल कहते हैं, 3 चीजों से मिलकर बना है। यानी पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है आपका महासागरीय पटल यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसको हम सियाल कहते हैं। दूसरा है महासागरीय बेसाल्ट पटल, जिसको हम साइमा कहते हैं। और थर्ड है आपका ऊपरी मेंटल यानी अपर मेंटल लेयर। ठीक है, स्थलमंडल की मोटाई महासागरीय भागों में, अब स्थलमंडल की मोटाई है वो महासागरीय भागों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर आंकी गई है। और जो महाद्वीपीय भाग है उनमें 200 किलोमीटर है वो आंकी गई है। यानी महासागरीय स्थलमंडल की जो मोटाई है वो अलग अलग है। महासागरीय भागों में तो है 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में वो मापी गई है वो 200 किलोमीटर के आसपास मापी गई है। स्थलमंडल की इस परत के नीचे निचला मेंटल स्तर है यानी लोअर मेंटल लेयर, जो आंशिक रूप से पिघला हुआ है। यानी वह क्या है कि वो एक लिक्विड स्टेट में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, जिसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल कहा जाता है। निचला मेंटल 100 से 200 किलोमीटर मोटा है। यानी मान लीजिए हमने मान लिया कि लिथोस्फीयर, इसके नीचे ये क्या है, ये है आपका ऊपरी मेंटल, जो क्या है कि ये द्रव अवस्था में है यानी लिक्विड अवस्था में है। इसके बाद आता है निचला मेंटल, जो इसके बाद यानी अपर मेंटल से 100 से 200 किलोमीटर तक मापा गया है। यानी 100 से 2 किलो अपर मेंटल के बाद 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक है वो लोअर मेंटल है वो माना गया है। पृथ्वी का बाहरी भाग स्थलमंडल, जो हमें ऊपर से एक दिखाई देता है, वास्तव में कई दृढ़ खंडों के संयोजन से बना है। इन दृढ़ खंडों को प्लेट कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जैसे हम मान लेते हैं पृथ्वी का ये ऊपरी पार्ट जो हमें एक सॉलिड स्थलखंड है वो दिखाई देता है, यानी ये क्या है कि एक सॉलिड लैंड मास है, लेकिन यह वास्तव में कई प्लेटों से मिलकर इसका निर्माण है वो हुआ है। ठीक है, कई प्लेटों से मिलकर इस स्थलखंड का निर्माण है वो हुआ है। वास्तव में कई दृढ़ खंडों के संयोजन से यह बना है। इन दृढ़ खंडों को प्लेट कहा जाता है। प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें अपने नीचे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल अर्थात निचले मेंटल पर अन्य प्लेटों के संदर्भ में स्वतंत्रता पूर्वक घूमती हैं। अब ये जो प्लेटें हैं,
ठीक है, ये प्लेटें अपने नीचे जो दुर्बलता मंडल है यानी जो प्लास्टिक मेंटल है उसके नीचे उसके ऊपर ये प्लेटें स्वतंत्रता पूर्वक यानी बगैर किसी रुकावट के ये प्लेटें हैं वो घूमती हैं। अब प्रमुख प्लेट यानी वर्ल्ड में क्या है बेटा, 6 प्रमुख प्लेट हैं पाई जाती है, यानी 6 प्रमुख प्लेट हैं वो पाई जाती हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित हैं, यानी इनके अलावा और भी छोटी प्लेटें हैं वो पाई जाती हैं, जैसे कोकस प्लेट। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। और फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी ये देखिए ये प्लेटों का डायग्राम है, इसमें आप देखिए इसमें जो प्लेटें हैं वो दिखाई गई हैं, जैसे कि ये प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, फिर नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट, स्कोरिया प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट इधर भी, हिंद ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अरब प्लेट, ईरानी प्लेट, हेलोनिक और यूरेशियाई प्लेट, यानी 6 मेजर प्लेट और उसके अलावा और जो सब मेजर प्लेट हैं वो पाई जाती हैं। अब आते हैं इसमें प्लेटों की मुख्य विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें प्लेटों की प्रमुख विशेषताएं। प्लेट ठोस चट्टान से बना विशाल और अनियमित आकार का खंड होता है। प्लेट महाद्वीपों और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बनती है। जो प्लेटें हैं वो महाद्वीपों और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बनती हैं। ऐसा नहीं है कि महाद्वीप से ही मिलकर कोई प्लेट बनती है या महासागर से ही मिलकर कोई प्लेट है वो बनती है। प्रशांत महासागरीय प्लेट है वो सबसे बड़ी प्लेट है। अब कोई भी प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है या महाद्वीपीय प्लेट है, यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें महाद्वीप का परसेंटेज ज्यादा है या महासागर का परसेंटेज है वो ज्यादा है। जैसे महासागर का अगर परसेंटेज ज्यादा है तो वह महासागरीय प्लेट कहलाएगी, अगर महाद्वीप का परसेंटेज ज्यादा है तो वह महाद्वीपीय प्लेट है वो कहलाती है। प्रत्येक प्लेट अपने घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में परिक्रमण करती है, यानी जैसे यह इसका घूर्णन ध्रुव है, इसके चारों ओर यह प्लेट है वो एक वर्त के रूप में यानी एक सर्कल के रूप में चारों तरफ है वो घूमती है। प्लेटों की गति एक ही दिशा और एक ही स्थायी चाल से नहीं होती बल्कि प्लेट की गति में अंतर होता है। यानी अब इस प्लेट की जो गति होगी वो एक ही स्थायी चाल नहीं होगी, इसकी गति में अंतर है वो होगा। उसके बाद आते हैं आपके प्लेट सीमाएं और प्लेट किनारे। अब प्लेट सीमाएं और प्लेट किनारों में अंतर है वो जान लेना बहुत जरूरी है। प्लेट सीमा और किनारों में अंतर जान लेना जरूरी है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा यानी मार्जिन्स कहते हैं। जब दो प्लेटें के बीच संचयन मंडल यानी मोशन जोन को प्लेट सीमा कहा जाता है। अब मान लो जैसे कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी प्लेट है, तो ये तो होगा प्लेट मार्जिन्स और ये होगी प्लेट सीमा, क्योंकि यह भी एक प्लेट है और यह भी एक प्लेट है। इन दोनों के बीच का ये जो भाग होगा इसको हम कहेंगे प्लेट सीमाएं और ये जो किनारे होंगे प्लेट मार्जिन्स, इनको हम कहेंगे प्लेट किनारे। ठीक है, अब इसमें पहला आता है आपका अपसारी सीमाएं यानी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज अपसारी सीमाएं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती हैं तो उन्हें अपसारी प्लेट यानी डाइवर्जेंट प्लेट्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक प्लेट है, ये दोनों प्लेट ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट दिशा में अलग होती हैं तो इसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है वो कहा जाता है।
इन प्लेटों के किनारों को अपसारी किनारे और इनके जो ये किनारे होंगे इनको अपसारी किनारे यानी अपसारी डाइवर्जेंट बाउंड्री मार्जिन है वो कहा जाता है। हटने की यह स्थिति अपसरण कहलाती है। एक दूसरे से यानी यहां से ये दूर होने की जो यह कंडीशन है यह अपसरण है वो कहलाती है। प्लेटों के विपरीत दिशा में जाने पर उनके बीच अंतर आ जाता है। गहरे मेंटल से तप्त मैग्मा समाहित होकर ऊपर उठता है और उस गैप या दरार में भर जाता है। इस प्रकार अपसारी सीमाओं में नवीन रचनात्मक प्लेटों का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लेट तो इधर मूव कर गई, ये प्लेट इधर मूव हो गई और इनके जो बीच का जो गैप है ये चौड़ा हो जाता है और नीचे से जो तप्त मैग्मा है यानी हॉट जो मैग्मा है उसको स्पेस मिल जाता है ऊपर आने के लिए और वो बाहर आ जाता है और उससे रचनात्मक किनारों का रचनात्मक प्लेट का निर्माण है वो होता है। उसके बाद सेकंड आता है आपका अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है कि इस कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में जब कुछ प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़कर निकट आती हैं और आपस में टकराती हैं तो उसे अभिसरण कहते हैं। ऐसी प्लेटों को अभिसरण प्लेटें और उनके बीच वाले किनारों को अभिसरण किनारे कहा जाता है। यानी इसमें इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ये प्लेट इधर मूव कर रही है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा जाती है तो इनको कन्वर्जेंट कहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है कि दोनों पास आती हैं और इन किनारों को कन्वर्जेंट मार्जिन्स है वो कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो हम सपोज करें कि ये आपकी हल्की प्लेट है और ये है आपकी भारी प्लेट, तो भारी प्लेट है वो नीचे रहेगी और हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगी तो ये जो जोन बनेगा इस जोन को हम कहेंगे सबडक्शन जोन। यानी ये हल्की देखो ये प्लेट इधर मूव कर रही है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ये हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट होने के कारण ये ऊपर की तरफ बैंड हो गई और ये भारी प्लेट है इसके नीचे घुस गई तो इन दोनों के बीच जहां पर ये आपस में टकराती हैं उसको कहते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रूपांतर सीमाएं यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है कि प्लेटें क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मूव करती हैं। जैसे ये प्लेट इधर मूव करती है और ये प्लेट इधर मूव करती है, यानी एक दूसरे के यानी क्षैतिज दिशा में ऐसे ये इधर मूव होगी और ये नीचे की तरफ मूव होगी, यानी एक दूसरे के ये क्षैतिज डायरेक्शन में वर्टिकल कंडीशन में एक दूसरे के मूव है वो करती हैं। जब दो प्लेटें रूपांतर भ्रंश के सहारे एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरकती हैं तो उन्हें रूपांतर प्लेटें और उनके किनारों को रूपांतर किनारे कहा जाता है। यानी इन रूपांतर ये ऊपर की तरफ मूव होगी, सॉरी ये नीचे की तरफ मूव होगी और ये ऊपर की तरफ मूव होगी तो इनके किनारों को रूपांतर किनारे और इन प्लेटों को रूपांतर प्लेटें हैं वो कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट, यानी प्लेट मूवमेंट के लिए कौन से फोर्सेस हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। प्लेटों की मूवमेंट करने के लिए 3 टाइप के जो फोर्सेस हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे तापीय संवहन प्रवाह यानी थर्मल कन्वर्सन फ्लो। सेकंड आता है आपका गुरुत्व बल यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और थर्ड है आपका चट्टान का भार यानी वेट ऑफ द रॉक। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे थर्मल कन्वर्शन फ्लो यानी तापीय संवहन प्रवाह। ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे गतिमान चट्टानें, यानी ये कोई भी एक दृढ़ प्लेट है इसके नीचे गतिमान चट्टानें में जो चट्टानें मूव कर रही है कि गतिमान चट्टानें नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे वर्ताकार, यानी ये गतिमान चट्टानें हैं ये ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर यूं वर्ताकार एक सर्कल के रूप में, ठीक है, ये सर्कल के रूप में ये गतिमान है वो रहती है।
वर्ताकार रूप में चल रही हैं मध्य महासागरीय कटकों के नीचे, यानी मध्य महासागरीय कटकों के नीचे लगभग 400 किलोमीटर की गहराई से उमड़ता हुआ लावा जब सतह के नीचे पहुंचता है तब वह क्षैतिज रूप से विपरीत दिशा में अपसरित हो जाता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। कि 400 किलोमीटर की गहराई से, ठीक है, 400 किलोमीटर की गहराई से जब नीचे से तप्त मैग्मा उमड़ता हुआ ऊपर की तरफ आता है तो वह क्या होता है कि वह फैलता है, ठीक है, और लावा जब सतह के नीचे पहुंचता है तो क्षैतिज रूप से विपरीत दिशा में अपसरित हो जाता है, फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होकर फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है कि फैलता है, उमड़ता है, धीरे धीरे यह ठंडा होकर फिर वापस गहराई में जाकर यह नष्ट हो जाता है। इस संकल्पना को संवहन प्रवाह कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन आर्थर होम्स ने 1930 में किया था। यानी इस संकल्पना का प्रतिपादन 1930 में आर्थर होम्स ने किया था। यानी संवहन की इस परिकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ठोस चट्टान है, जो लेयर है, प्लेट है, इसके नीचे जो चट्टानें हैं वो एक सर्कल के रूप में निरंतर है, वो घूमती रहती है। और 400 किलोमीटर की गहराई के नीचे से जब तप्त मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है वह फैलता है और फैलकर फिर वह ठंडा हो जाता है और सिकुड़ कर फिर वह नीचे जाता है। तो इस प्रक्रिया को आर्थर होम ने संवहन प्रवाह का नाम है वो दिया। नेक्स्ट आता है आपका गुरुत्व यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मध्य महासागरीय कटक के पास मैग्मा तथा लावा के कुछ अतिरिक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं। इन पदार्थों के कारण कटक के ऊपरी प्लेट में ऊंचाई तटों की अपेक्षा 2 से 3 किलोमीटर अधिक हो जाती है। यानी ऊंचाई है वो 2 से 3 किलोमीटर, ठीक है, 2 से 3 किलोमीटर अधिक हो जाती है। इस कटक के किनारे पर अत्यधिक गुरुत्व बल पैदा हो जाता है, जिस कारण कटक के दोनों ओर प्लेट सरक जाती है। चट्टान का भार, वेट ऑफ द रॉक। अब थर्ड आता है चट्टान का भार, वेट ऑफ द रॉक। मध्य महासागरीय कटक के नीचे से निकला हुआ तप्त चट्टानी पदार्थ बहता हुआ ज्यों ही कटक से दूर जाता है ठंडा होने लगता है। यानी इसमें क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि इसके नीचे से ये जो लावा है ये बाहर निकलता है और जैसे ही यह कटक से चट्टानी पदार्थ बहता हुआ जो ही कटक से दूर जाता है ठंडा होने लगता है। ठंडा होने पर यह पदार्थ भारी होकर नीचे डूबने लगता है और अपने साथ प्लेट को भी खींचकर ले जाता है। कि मध्य महासागरीय कटक से जैसे ही यह पदार्थ बाहर निकलता है और इस यहां से ये दूर जाता है, दूर जाते ही इसका टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है और डाउन होकर यह जम जाता है और जमने के बाद जब ये नीचे की तरफ जाता है तो यह प्लेट को भी अपने साथ खींच कर ले जाता है और प्लेट में मूवमेंट है वो होती है।